नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्त सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने इस चैनल पे इतना सपोर्ट दिखाए और इतना भरोसा बनाए। दोस्त मैं वादा करता हूँ कि आपका भरोसा और आपका सपोर्ट कभी नहीं टूटेगा क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ आपके स्टेट गवर्नमेंट से नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ये सफलता एकेडमी ये चैनल हमेशा आपके कदमों से कदम मिलाकर साथ चलेगा। क्योंकि अगर आपने एक परिवार का हिस्सा बनाया है, तो मुझे भरोसा है और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं परिवार का कभी दिल नहीं तोड़ूँगा। ठीक है ना दोस्त? तो दोस्त चलिए हम सीधे पॉइंट्स पे आते हैं और आज की इस वीडियो में क्या है, हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के जो टॉप 2000 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि सामने बीपीएससी आने वाला है, बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस सारा का सारा वैकेंसी आपको लाइन बाय लाइन आने वाला है, ठीक है ना? तो दोस्त हम आपको इसी सीरीज़ का आज का जो है पार्ट 11 नंबर हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। और आप लोगों का जिस तरीके से सपोर्ट और जिस तरीके से हमें ये भरोसा मिल रहा है, तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक देखते होंगे और आपको ज़रूर और ज़रूर ही अच्छा लगता होगा। तभी आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आपका भरोसा हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि आपका सर्वोपरि रिज़ल्ट, मेरिट वहाँ तक पहुँचने के लिए हम जितना प्रयास हो सकता है, उतना हमेशा करते रहेंगे। ठीक है दोस्त? तो चलिए देख लेते हैं वीडियो के बारे में। तो देखिए, जो भी नए व्यूअर्स हैं, उनसे बता देना चाहते हैं दोस्त कि हम इस वीडियो में जितने भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है बिहार स्पेशल के, आप जाके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि कौन-कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये सीरीज़ कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्त, ये वीडियो और ये सीरीज़ में आपको हम 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न ही कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है ना? और प्रत्येक प्रश्न का ना दोस्त 360 डिग्री एनालाइज़ करवाते हैं और वो भी कहानी के माध्यम से और आसान भाषा में, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से मॉडरेट, हार्ड या फिर ईज़ी आए, आप यूँ ही बना के निकल जाइएगा। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का जो है प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम आज का प्रश्न देखते हैं। आज का जो प्रश्न क्या है, 101 नंबर सवाल है। कितना नंबर सवाल है? 101 नंबर सवाल है। और प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिटमोट स्पैम मिट्टी पाई जाती है? देखिए, पिटमोट स्पैम मिट्टी बोला जाता है, ये जो है ना बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना? हम आपको बताए ही हैं कि हम आपको ईज़ी भी करवाएँगे, मॉडरेट भी करवाएँगे और हार्ड भी क्वेश्चन करवाएँगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी आसान भाषा में कंप्लीट करवाएँगे। ठीक है ना दोस्त? तो पूछ रहा है कि पिटमेट स्पैम मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर या ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण या फिर ऑप्शन डी है सीतामढ़ी। ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। देखिए दोस्त, पश्चिमी चंपारण में ना पिटमेट स्पैम मिट्टी पाई जाती है। आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे जो ये बिहार है, ठीक है ना? पूरे बिहार में ना सबसे ज़्यादा ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है दोस्त? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना? तो जो ये पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है ना, ये पश्चिमी चंपारण वाला एरिया, इसी में ना आपको पिटमेट स्पैम मिट्टी पाई जाती है। समझ में आ गया ना? अब चलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी देख लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, हम आपको बताए हैं कि पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पिडमोट यानी कि दलदली मिट्टी और नेपाल की सीमा के साथ लगे हुए बिहार के पूर्वी भाग में तराई मिट्टी भी पाई जाती है। तो देखिए हम आपको बिहार के देखिए मैप के माध्यम से कोई चीज़ आप समझते हैं ना, तो आपको कोई भी चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाता है। तो देखिए ये जो है बिहार है और बीचों-बीच से गंगा नदी निकलती है। ऊपर वाले एरिया को आपको मानते हैं उत्तर बिहार और नीचे वाले को आपको दक्षिण बिहार बोला जाता है। ये जो है हिमालय वाला एरिया है, ठीक है ना? और ये झारखंड वाला एरिया है, समझ में आ गया ना? ये जो है पूर्वी वाला एरिया है, ठीक है ना? और ये जो है पश्चिमी वाला एरिया है और ये जो है उत्तर वाला, ये आपको बताया ही है। ठीक है ना? ये वाला है उत्तर वाला एरिया, सॉरी देखिए, तो ये हो गया पश्चिम वाला एरिया, ये हो गया उत्तर वाला एरिया। तो ये जो पश्चिम और उत्तर वाला एरिया है ना, यानी कि पश्चिमी चंपारण वाला एरिया, इसमें जो है पिगमेंट मिट्टी पाई जाती है, यानी कि दलदली मिट्टी भी बोल सकते हैं, पाई जाती है। लेकिन वही बात करें पूर्वी भाग में ना, ये वाला भाग में, ये सब वाला ये भाग में, इसमें तराई मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब बारिश होती है ना, तो किशनगंज में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो जब पानी ज़्यादा बढ़ेगा या फिर हिमालय के जितने भी एरिया है, बढ़ते-बढ़ते इधर जो है धीरे-धीरे पहुँचेगा। समझ रहे हो ना? तो ये वाला एरिया जो है ये तराई वाला हो गया, ये वाला जो हो गया ये पिटमोट दलदली मिट्टी वाला एरिया हो गया। समझ में आ गया ना दोस्त?
ठीक है ना? हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना? और आप बस वीडियो को ना एंड तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना दोस्त? बस हम जितना बता रहे हैं ना उसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैप और थ्योरी और एक्सप्लेनेशन सारा ध्यान से देखते चलिएगा। एमसीक्यू को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना? आपके दिमाग में सारा का सारा चीज़ हम बैठा देंगे। आप आराम से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना दोस्त? चलिए अब अगला प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, ये अगला प्रश्न जो है 102 नंबर सवाल है। बोल रहा है प्रश्न, ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रश्न है ना दोस्त, ये वीवीआई प्रश्न है। ठीक है ना? ये वीवीआई प्रश्न है। बोल रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दोस्त बोल रहा है, नहीं बहती है। इसको आप एग्ज़ाम में ना ऐसे ही गोला कर लीजिएगा ताकि आपको हाइलाइट रहेगा ना तो जल्दी नज़र आएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ना यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक है ना? तो देखिए ये बोल रहा है कि कौन-सा जोड़ा जो है गंगा नदी से नहीं जोड़ा खाता है, यानी कि गंगा नदी नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है? दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी है पूर्णिया भागलपुर, या फिर ऑप्शन सी है तिरहुत सारण, या फिर ऑप्शन डी है कोसी मगध। बोल रहा है नहीं है। तो देखिए दरभंगा मुंगेर तो हो ही जाएगा, पूर्णिया भागलपुर तो हो ही जाएगा, तिरहुत यानी कि सारण वाले एरिया में जाके तो मिलबे करता है, ये भी हो जाएगा। लेकिन वही बात करें कोसी और मगध, ये जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो देखिए इसी को बोला जाता है ऑप्शन डी, यानी कि कोसी मगध जो होता है, यहाँ पर जो है गंगा नदी नहीं बहती, बल्कि ये जो है ना, ये आपको रिवर सिस्टम है, यानी कि जो तंत्रिका होता है, जैसे मानते हैं कि ये बिहार हो गया, ठीक है ना? ये सपोज दैट ये बिहार हो गया, ये बिहार होती है, यहाँ से नदियाँ निकल रही है, यहाँ से नदी निकल रही है, फिर यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है ना जी, तो बीच में तो गंगा नदी है। तो जो नदियाँ इधर से आ रही है, ये तो मानते हैं कि एक रिवर का जो है तंत्रिका है, यानी कि यहाँ से निकल के इसमें आएगी ये, डायरेक्ट तो इसमें नहीं ना आ रही है ये गंगा नदी में, समझिए गंगा नदी में आके यहाँ से मिल रही है। इसी को बोला जाता है तंत्रिका, यानी कि रिवर का तंत्र बोला जाता है, ठीक है ना? अब चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कोसी मगध प्रमंडल है, ये डायरेक्ट रूप से गंगा नदी से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये कोसी मगध डिवीजन है ना, ये मुख्य रूप से जो है कोसी नदी प्रवाह क्षेत्र में है। कोसी नदी का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया कोसी नदी का इसी क्षेत्र में ये पड़ता है। ठीक है ना? जो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बिल्कुल है भाई, जब कोसी नदी आती है ना, तभी समझिए कि पूरे गंगा नदी में उफान आ जाता है और इधर पूरा बाढ़ का कारण भी बनता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि देखिए बहुत सारी नदियाँ पहले से ही आके इसमें जुड़ जाती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी गंगा नदी में पानी लेवल अप हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये कोसी नदी उत्तर आती है ना उत्तर से, वैसे ही समझिए कि इसमें तो गंगा नदी में ऑलरेडी पानी है, और जैसे ही कोसी नदी आती है तो समझिए कि अब कहाँ जाएगा पानी, तो ये समझिए धीरे-धीरे यही जो है बाढ़ का कारण बनने लगता है। और आपको पता ही है कि कोसी नदी तुरंत-तुरंत अपना जो है एरिया जगह बदलती रहती है, जिसकी वजह से और भी ये बाढ़ का कारण बनता है। समझ में आएगा ना दोस्त? तो चलिए हम आपको अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमें भरोसा है कि आपको प्रश्न काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। दोस्त अगर आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक तो वीडियो को ज़रूर कर दिएगा दोस्त, और ना सब्सक्राइब भी ना किए है, जाना ही नहीं है, क्योंकि एक भाई आपसे बोल रहा है। इतना मेहनत करके आपके लिए हम वीडियो डेली लेकर आते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में नहीं बल्कि मेरिट तक आपको पहुँचना है। समझ में आएगा दोस्त? ठीक है? तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 103 नंबर सवाल है। प्रश्न बोल रहा है कि जनजाति और जिले के भिन्न जोड़े में कौन-सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि जो जिला है ना, उसमें कौन-कौन सी जाति पाई जाती है। ठीक है ना? तो देखिए, संथाल जो है, ये तो बाँका वाला जिले में पाई जाती है। संथाल जो जनजाति है, ये तो बाँका में पाई जाती है। मुंडा जो है, ये जमुई में क्या पाई जाती है? नहीं दोस्त, ये मुंडा जो जमुई है, जमुई में मुंडा जो जनजाति है, ये जमुई में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना? बात करें वहीं पे उरांव जनजाति, तो बिल्कुल दोस्त ये सुपौल में पाई जाती है। बात करें खरवार, यानी ये भागलपुर में बिल्कुल पाई जाती है। यानी कि ये पूछ रहा है कि नहीं, यानी कि कौन-सी जनजाति है जो किस जिला में नहीं पाई जाती है? तो दोस्त जो मुंडा जनजाति है ना, ये जमुई जिला में नहीं पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आएगा ना दोस्त? लेकिन चलिए हम बहुत सारा और भी चीज़ें देख लेते हैं, कौन-सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, मुंडा जनजाति बिहार के कटिहार जिला में पाई जाती है, बल्कि जमुई में नहीं बल्कि कहाँ पाई जाती है? कटिहार में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। समझ में आ गया ना? बोल रहा है कि न कि जमुई जिले में, यानी कहने का मतलब क्या है कि मुंडा जनजाति है, ये जमुई में नहीं पाई जाती है बल्कि कटिहार जिले में पाई जाती है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं बिहार में अन्य जनजातियाँ कौन-कौन सी है।
संथाल की बात करते हैं तो किशनगंज में भी पाया जाता है, बांका में पाया जाता है, जमुई में भी पाया जाता है और अररिया में भी पाया जाता है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए क्योंकि बार-बार इससे क्वेश्चन पूछते रहता है। समझ में आएगा ना? बात करें मुंडा की तो देखिए ये बक्सर में पाई जाती है और रोहतास में भी पाया जाता है। बात करें उरांव की तो बताए ही आपको ऑप्शन में सुपौल में ये पाई जाती है। गोंडा जो है ये सिवान में और गोपालगंज में भी पाया जाता है। समझ में आएगा ना दोस्त? तो ब देख सकते हैं कि हम आपको सारी की सारी बिहार में जनजाति है जो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से जिला में पाई जाती है, हम आपको सारा चीज़ बता दिए। वीडियो को एक बार और ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्त वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपने कितना एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है ना? इससे होता क्या है कि आपके अंदर मोटिवेशन आता है, आपको मालूम चलता है कि आप कितना कर पाए हैं, है कि नहीं? तो चलिए फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। समझ में आएगा दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है 104 नंबर प्रश्न है, ठीक है? बोल रहा है कि बिहार राज्य में कि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी कि जितने भी हमारे भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं दोस्त? 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ गया ना? यानी कि ये जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र है और इस भौगोलिक क्षेत्र में पूछ रहा है कि कितना वन वाला क्षेत्र है। समझ में आ गया ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7.8% है। ठीक है ना? 7.8% है। इतना जो है ना, ये बिहार में क्षेत्र जो है एरिया कवर करता है वन क्षेत्र में। समझ में आ गया ना? इसका जो है इसका 7.8%। ठीक है? चलिए हम एक्सप्लेनेशन भी इसके माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कुल वन का आवरण क्षेत्र कितना है? 7380 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार की कुल भूमि का कितना है? 7.8% है। समझ में आएगा ना दोस्त? देख रहे हैं ना कितना विस्तार में और कितना आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है। आपका दिल खुश हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में आप यूँ ही हल करके आइएगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान से बस वीडियो को आपको देखना है क्योंकि हम आपका बिना समय गँवाए सीधे पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करते आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ये देखिए, ये जो है 105 नंबर सवाल है। ठीक है ना दोस्त? 105 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए है नालंदा में या फिर ऑप्शन बी है भागलपुर में या फिर ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण में या फिर ऑप्शन डी है पूर्वी चंपारण में। बताइए। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बातें कर रहा है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिमी चंपारण में। ठीक है ना? देखिए पश्चिमी चंपारण में ना एक ही टाइगर रिजर्व है यानी कि वाल्मीकि नेशनल टाइगर रिजर्व। इसी को बोला जाता है एकमात्र बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसको बोला जाता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। समझ में रह रहा है? और ये जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैं समझ लेते हैं लेकिन आप इसको याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप आराम से ऑप्शन सी यानी कि पश्चिमी चंपारण को लगाइएगा। ठीक है ना दोस्त? चलिए हम एक्सप्लेनेशन के भी माध्यम से देख लेते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन क्या बता रहा है कि देखिए वर्ष 1989 में, ठीक है ना, 1989 में स्थापित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी जिला यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। समझ में गए ना? अब देखिए वाल्मीकि वाल्मीकि जो अभयारण्य वन क्षेत्र है ये लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। समझ में आ गया ना? जो कि टाइगरों के लिए काफ़ी सुरक्षा करता है। समझ आ गया? अब हम चलते उसमें तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं लेकिन इस नाम से पड़ा हुआ है टाइगर रिजर्व उसी की ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना दोस्त। कहीं भी आपको दिक्कत लगे या वीडियो के माध्यम से कुछ भी कहना हो तो दोस्त आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है ना? आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपने कितना सही किया और वीडियो के माध्यम से जो भी संबंधित कोई बात हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हम हर एक कमेंट अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करेंगे। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं क्योंकि हमारे लिए आप परिवार से बढ़कर हैं। क्योंकि परिवार हो या फिर आप हो, ठीक है ना? हमारे में कोई अलग नहीं है। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। वीडियो से संबंधित जो भी बात होगा हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं 106 नंबर। ठीक है ना? 106 नंबर क्या है? 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन-सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? देखिए 1632 ईस्वी में याद रखिएगा ये हिस्ट्री का ना वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है खासकर बिहार वाले एग्जाम्स के लिए। बार-बार ये बीपीएससी और बिहार के बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
ऑप्शन बी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर ऑप्शन सी है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर ऑप्शन डी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था, और वो भी कहाँ? पटना कॉलेज पे। अभी वर्तमान की बात करें तो वो वहाँ पर पटना कॉलेज बन चुका है, ठीक है ना? तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बोल रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? पटना कॉलेज में, ठीक है ना? बात करें 1774 में क्या हुआ था, तो 1774 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पटना में अपना नेपाली कोठी, एरिया का नाम है नेपाली कोठी, में अपना कारखाना स्थापित किया था। यानी कि डेनिश जो है 1774 में किया था, और जो डच है वो 1632 में किए थे। कहाँ पे किए थे? पटना में, जो कि बिहार में पड़ता है। समझ में आ गया? बिहार की राजधानी है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमें भरोसा है कि सारा वीडियो, सारा क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। जो भी अपनी राय है ज़रूर बताते चलिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 107 नंबर सवाल है, और 7 नंबर जो है सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है बार-बार एग्ज़ामों में पूछते रहता है, ठीक है ना? और ये समझिए कि बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा प्यार वाली बात है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पश्चिमी चंपारण वाले लोगों के लिए, यानी कि चंपारण की बात करें सिर्फ, तो उनके लिए ये तो समझिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना? बोल रहा है कि बिहार में तीन कठिया, देखिए तीन कठिया नाम सुनते ही सबको पता चल ही गया कि कौन से को। तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग असमान, यानी कि अमानत रखा जाता था, सॉरी अमानत रखा जाता था? ऑप्शन ए है 1/10, यानी कि जीरो जीरो 01 बोलिए चाहे 1 बोलिए, बात तो एक ही है, यानी कि 1/10, या फिर 1/03, या फिर 3/020, या फिर 3/25, ठीक है ना? पूछ रहे हैं कि 3 कठिया का नील खेती का सही में कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये मेनली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी 3 कठिया बात आए तो समझिए कि 3/20 हो जाता है। समझ में आएगा ना? कितना हो जाता है? 3/20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि नील की जो खेती होती थी, यानी कि 3 कठिया पद्धति पे अंग्रेजों के द्वारा ज़बरदस्ती खेती करवाया जाता था। ठीक है ना? और आपको मालूम होगा इसी 3 कठिया पद्धति को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया था। समझ में आ गया ना? तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन और भी बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। ये देखिए, बिहार में नील की खेती में 3 कठिया प्रणाली प्रयोग की जाती थी। इसमें किसान को अपनी भूमि के 3 कट्ठे, यानी कि प्रति बीघा, समझ रहे हैं ना? यानी कि 1 बीघा 20 कट्ठा, या अर्थात जो है भूमि का 3/20वां हिस्से में नील की खेती करना आवश्यक था। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका कोई कानून ही नहीं बना था। सोचिए अंग्रेज किस तरीके से शोषण किया करते थे। इसका कोई कानून नहीं बना था। वो ज़बरदस्ती इतना मतलब एरिया पे अपना नील की खेती करवाया करते थे। और यही सब की वजह से गांधी जी ने इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा आलोचना किया था, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। समझ में आ गया ना? तो समझ में आ गया 3/20 को 3 कठिया पद्धति बोला जाता है। ये क्वेश्चन बार-बार बिहार के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है 108 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए तो सही आंसर बताइए। ऑप्शन तो आपके सामने दिख ही रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं इसीलिए समय आपको दे रहे हैं कि आप बताइए इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान भी है और बहुत सारे जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मॉडरेट हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है? श्री कृष्ण ऑप्शन श्री कृष्णा जी है, ए में ऑप्शन बी नीतीश कुमार, या फिर ऑप्शन सी है सत्यपाल मलिक, या फिर ऑप्शन डी है राबड़ी देवी। तो बताइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको नहीं मालूम होगा तो हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, यानी कि श्री कृष्णा सिंह, ये जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और दोस्त जिनको भी जानकारी हो कमेंट बॉक्स आपको खुला है ना, आप आराम से बताते चलिए और बताइए कि आपने कितना कंप्लीट किया, ठीक है ना दोस्त? तो आपको मालूम ही चल गया कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे, ठीक है ना? अब इनको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इनको किन से नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इनको डॉक्टर कृष्णा सिंह बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका काल कब था? 1986 से 1961 तक था।
उनके शासनकाल को ना एक बेहतरीन गवर्नेंस के लिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात कि इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम आपका बिल्कुल समय नहीं गवाएँगे, पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करते चलेंगे। नो बकवास, ओनली काम की बात। है क्या दोस्त? चलिए, अब जो है बात करते हैं 109 नंबर सवाल। 109 नंबर सवाल क्या है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है, कहाँ रखा गया था? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ऑप्शन ए है पटना में, या फिर ऑप्शन बी है गया में, या फिर ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर में, या फिर ऑप्शन डी है दरभंगा में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो भी नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहते हैं कि जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। और पटना में कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। समझ में आ गया ना? तो याद रखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जामों में बार-बार पूछा जाता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में आयोजित किया गया था। समझ में आ गया ना? और जानते हैं ये कांग्रेस का ना बिहार में आयोजित किया गया प्रथम अधिवेशन था। अगर पूरा की बात करें तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कहाँ पे? बिहार में। कब? 1912 में। लेकिन बिहार की बात करें कि बिहार में कौवा अधिवेशन था, तो ये प्रथम अधिवेशन था। जिसका अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधुलकर थे। कौन थे? आर.एन. मधुलकर। याद रखिए इसको, आर.एन. मधुलकर थे। ठीक है ना? और इस अधिवेशन के कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एवं ह्यूम थे। ठीक है ना? जो कि कांग्रेस के पिता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एवं ह्यूम को कहा जाता है, कांग्रेस का पिता। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात कि इसके पश्चात माने इसी के जस्ट बाद 1922 में क्या हुआ था? गया में, जो कि आपको पता ही है गया में जो कि ठंड भी ज़्यादा लगता है और गर्मी भी ज़्यादा लगता है। ये वाला एरिया जो है गया की, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ये बिहार है। ठीक है ना? ये वाले एरिया की बात करें। गया में जो है 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। अगर पूछेगा 37वां अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। पूछेगा 27वां कब हुआ था? तो 1912 में किया गया था। दोस्त देखिए, आपको इसलिए हम बार-बार ये चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई या फिर बिहार एसएससी, ये बार-बार ये क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए हम आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है ना दोस्त? देखिए, वीडियो तो कंप्लीट करवाने के लिए हम आपको एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा सकते थे, वो भी ऑनलाइन में। लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फिर मज़ा नहीं आता। फिर आपको थोड़ा-सा क्वेश्चन अगर घुमा देता ना, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट उसी से फेंक आ जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको सिर्फ रिजल्ट तक ही नहीं बल्कि मेरिट तक पहुँचना है, तो आपको सारा चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना दोस्त? क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आप यूँ ही बना के आराम से आ जाइए। ठीक है? तो चलिए हम आपको अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये तो आपको एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। और आज का जो है आखिरी प्रश्न और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन-सी उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन ए है प्रजाहितैषु, या फिर ऑप्शन बी है लोकनायक, या फिर ऑप्शन सी है लोकमान्य, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रनायक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी उपाधि क्या दी गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इनको जेपी भी बोल सकते हैं या फिर इनको लोकनायक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो इनको उपाधि जो दिया गया था, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए हम और भी इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, ये जयप्रकाश नारायण जो है एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और ये कांग्रेस के समाजवादी दल के राजनेता थे। किनके थे? कांग्रेस के समाजवादी दल के राजनेता थे। और वो जेपी या फिर लोकनायक के नाम से भी विख्यात थे। समझ में आ गया ना दोस्त? यानी किस नाम से? जेपी और लोकनायक के नाम से भी विख्यात है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा ताकि आपको कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, आप आराम से बना के चले जाइए, क्योंकि बार-बार ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। आप पी बाई किसी भी का भी उठा के देख सकते हैं, पी बाई क्यू। ठीक है ना? तो देखिए दोस्त, आप देख सकते हैं कि आपको इतना बेहतरीन तरीके से सारा वीडियो कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो दोस्त अगर आपको ना वीडियो सच में अच्छा लग रहा है ना, तो दोस्त वीडियो को लाइक भी ना करिए, जाना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें और भी वीडियो लाने का मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई, हमें भरोसा अगर कोई जता रहा है ना, वो 1 सब्सक्राइबर हो या फिर 10 हो, हमारे लिए हर एक व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना उनका एग्ज़ाम उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो दोस्त देखिए,
ज़्यादा ही बात नहीं करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए और बस आप अपनी पढ़ाई को बीच में कभी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू कीजिए और अपनी रफ़्तार को और भी तेज़ कीजिए। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय।